हेलो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यूटीआई फोकस्ड फंड का रिव्यू करके बताने वाला हूं। तो वीडियो पूरा डिटेल में होगा। मैं आपको एक्सेल शीट में फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाऊंगा और लास्ट में आपको कंक्लूजन में ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने साल तक करना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं शुरू लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यूटीआई फोकस्ड फंड, इसका अगर आप लॉन्च ऑन डेट देखें तो 29 सितंबर 2021 है। मतलब ये फंड कोई ज्यादा पुराना नहीं है। अगर आप देखें तो इस फंड को सिर्फ 3.2 इयर्स हो चुके हैं लॉन्च होते होते। तो इसका अगर आप कैटेगरी रिटर्न देखें 3.2 इयर्स में, तो 22.47% तक का रिटर्न है। लेकिन इस फंड का अगर आप रिटर्न देखें 3.2 इयर्स में, 14.58% तक का रिटर्न है। तो इस रिटर्न के बेसिस में अगर मैं फीडबैक दूं तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा नेगेटिव फीडबैक दूंगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि मतलब इसने कैटेगरी से कम से कम 6 से 7% से पीछे रह चुका है। तो ये बहुत ही बड़ा मार्जिन होता है। अगर आप देखें मतलब भले ही आपका जो ये जो फंड है सिर्फ 3 साल पुराना ही फंड है, लेकिन इस हिसाब से अगर आप देखें कैटेगरी बीटिंग रिटर्न होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन आप ये भी सोच रहे हैं कि मतलब अभी टाइम इतना बहुत ही कम हुआ है, सिर्फ 3 साल ही हुए हैं, और आप इसमें क्या आप जज कर रहे हैं। वो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन अगर आप 3 इयर्स के हिसाब से देखें, अभी के दौरान का अगर आप देखें, तो इसका डेफिनेटली कैटेगरी बीटिंग रिटर्न नहीं है। तो इस मामले में फीडबैक इसका नेगेटिव रहेगा। लेकिन अभी आप पूरा देखिए, अगर इसका रिस्क थोड़ा कम रहेगा, उसके हिसाब से हम इसका जज करेंगे कि हाँ ये अच्छा खासा रिटर्न है या नहीं है। अगर मान लीजिए आप इस पर्टिकुलर फंड में डिसीजन ले लेते कि इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपने 1,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करा हर महीने, हर साल कंटिन्यूअसली 3 साल तक। तो कुछ अमाउंट डिपॉजिट होता है वो 36,000 रुपीज 3 साल तक, और वो 36,000 रुपीज कन्वर्ट होके बन जाता है 44,469 रुपीज। जी हाँ। तो आप देख पा रहे कि मतलब पैसा जो है आपको लगभग 8 से 9 हजार रुपए करीब करीब आप अप्रोक्स मान सकते हैं, बढ़ गया है वो भी 3 साल में। अगर मान लीजिए इस फंड में ना इन्वेस्टमेंट करके आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट क्या होता तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो 36,000 रुपीज, और 36,000 रुपीज आपका कन्वर्ट होकर बन गया होता 44,490 रुपीज में। मतलब देख पा रहे हैं कि मतलब लगभग इस फंड का और गोल्ड का जो रिटर्न है वो लगभग बराबर ही है। तो आप सोचेंगे यार गोल्ड में क्यों ना इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि वो थोड़ा बहुत सिक्योर भी होता है। यहाँ पे तो आपको वॉलिडिटी फेस करनी पड़ेगी। डेफिनेटली यहाँ पे अगर आप 3 साल का डेटा देखें, तो यहाँ पे गोल्ड थोड़ा बेटर हो जाता है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में। लेकिन हाँ, यहाँ पे क्या ये वॉलेटिलिटी मतलब यहाँ पे आपको फेस करनी पड़ती है, ये अभी हम नीचे पता चलेगा जब मैं आपको मार्केट कैपिटल के बारे में बताऊंगा, उसके वो रिस्क और रिटर्न रेशियो के बारे में बताऊंगा। तो उससे हम इसको जज कर पाएंगे कि हाँ, ये बेसिकली ये जो फंड है गोल्ड से कम रिस्क लेके आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपने इस पर्टिकुलर फंड में मतलब गोल्ड में ना इन्वेस्टमेंट करके, आपने इस पर्टिकुलर फंड में ना इन्वेस्टमेंट करके आपने एफडी में इन्वेस्टमेंट किया होता, तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता 3 साल में वो 36,000 रुपीज, और 36,000 रुपीज आपका कन्वर्ट होकर बन गया होता 40,162 रुपीज में। मतलब देख पा रहे कि वो जो पैसा है सिर्फ 4,000 रुपए ही बढ़े। तो अब देख पा रहे कि मतलब इन्वेस्टमेंट की ताकत है, इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी हो जाता है। अब रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करते तो यहाँ पे रिटर्न जो बोले, या तो मैं बिलो एवरेज ही बोलूंगा। तो यहाँ पे कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे एवरेज गलती से लिख दिया, लेकिन यहाँ पे मैं आपको इसको बिलो एवरेज ही मानूंगा, क्योंकि इसने अपने कैटेगरी बीटिंग रिटर्न नहीं दे रखा है। लेकिन हाँ, आप बोलेंगे यार ये शॉर्ट टर्म में आप क्यों जज कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली म्यूचुअल फंड को जज तभी किया जाता है जब वो एटलीस्ट 10 ईयर्स का हो सके। तो यहाँ पे सिर्फ 3 साल का ही है, तो 3 साल में जज करना थोड़ा फेयर नहीं है। लेकिन मैं अभी के दौरान का स्टेटस के हिसाब से बता रहा हूँ, ये अभी कैटेगरी से बहुत पीछे है, 7 से 8% से पीछे है। तो डेफिनेटली बहुत बड़ा मार्जिन होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे आप बिलो एवरेज ही मान सकते हैं इसका जो रिटर्न है कैटेगरी कंपैरिजन में। अब यहाँ पे रिस्क वर्सेस कैटेगरी की बात कर, तो यहाँ पे एवरेज रिस्क लेके चला, वो आपको नीचे मैं बताने वाला हूँ कैसे है वो। देखिए, आप रिस्क एंड रिटर्न रेशियो में आप देख पा रहे हैं इस फंड का, और कैटेगरी के साथ कंपेयर करके मैंने लास्ट 3 इयर्स का निकाल रखा है। तो बीटा बीटा बेसिकली क्या होता है कि देखिए, आपको ये बताता है वॉलेटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। जी हाँ, बेंचमार्क से कितना ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड वॉलेटाइल है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, 1 से नीचे हो उसको ठीक ठाक सा माना जाता है। देखिए 1 से नीचे हो तो आप ये मत सोचिए कि उसको भी ठीक ठाक माना जाता है। 0.9 या 0.8 भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी हम इसे मानते हैं कि वॉलेटिलिटी अगर आप देख लें तो 1 से नीचे हो थोड़ा बहुत ठीक ठाक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कैटेगरी का 0.92 है, और इस पर्टिकुलर फंड का 0.86 है। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब ये अपने कैटेगरी से कम वॉलेटाइल है, इसलिए आपको यहाँ पे रिटर्न थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब जो वहां पे मैंने आपको नेगेटिव फीडबैक दिया था, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करूंगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए रिस्क भी कम लेके चल रहा है आपका, वॉलेटिलिटी आपको कम फेस करने को मिलेगी। तो इस बेसिस पे आपको रिटर्न भी थोड़ा कम मिल रहा है। लेकिन हाँ, आप यहाँ से बोलेंगे यार मैं इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्टमेंट करके मैं भाई गोल्ड में क्यों ना इन्वेस्टमेंट करूं, वहां पे तो मेरे को रिस्क फ्री भी मिल रहा है, वहां पे ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती भी नहीं है, वहां पे कॉन्स्टेंटली आपको ग्रोथ दिखने को मिलता है। तो जी हाँ, मैं उस बेसिस पे बोलूंगा कि थोड़ा गोल्ड मुझे बेहतरीन लगा है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को कंपेयर करा जाए गोल्ड के साथ, अभी के दौरान पे अगर आप 3 साल का अगर आप डेटा देखें तो इनका।
स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली क्या होता है, देखिए आपका जो एक एवरेज रिटर्न होता है ना, उससे कितना ऊपर, उससे मतलब पॉजिटिव, उससे कितना नेगेटिव, वो एक रेंज बन जाता है ना, मतलब उसी के बीच में आपको हर साल एक रिटर्न मिलता रहता है वो रेंज के बीच में। तो यहाँ पे अगर देखा जाए स्टैंडर्ड डिविएशन अगर जितना कम भी हो ज्यादा अच्छा खासा माना जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 13.18 इस पर्टिकुलर फंड का है और कैटेगरी का 14.15 है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन इस पर्टिकुलर फंड का कम है एज कंपेयर टू इट्स कैटेगरी। जी हाँ, देखिए आपका एक फंड है ना, वो आपको अच्छा पता चलता है तभी जब ये कैटेगरी के कंपेयर आप करते हैं और उससे बेहतर होता है, तो अभी तभी आप बोल पाते हैं कि ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड अच्छा है। ये मत सोचिए कि यार आपका रिटर्न मतलब बहुत ज्यादा दे रहा है और आप जाके उसी को अच्छा खासा फंड बोलेंगे। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि देखिए आप अप्स एंड डाउन से फेस करके ही आगे बढ़ते हैं। मतलब आपको पता नहीं चलता भाई, आप वॉलेटिलिटी फेस कर रहे हैं, आपको जब पैसे की जरूरत है तब आप पैसे निकाल नहीं पाते हैं। तो ये जो वॉलेटिलिटी फेस करके आपको रिटर्न अगर 12% या 11% मिल रहा है, तो उससे जाके भाई बैंक में एफडी करवाओ, क्योंकि आप उसमें सेफ भी रहोगे, टेंशन भी नहीं रहेगा। और यहाँ पे अगर आप इतना वॉलेटिलिटी फेस करके आपको जरूरत पैसा है और आप निकाल नहीं पा रहे और फिर जाके आपको रिटर्न भी कम मिल रहा है, तो क्या फायदा? रिटर्न आपको ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि आप वॉलेटिलिटी फेस कर रहे हैं, आप ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो स्टैंडर्ड डिविएशन के मामले में थोड़ा बहुत ये कम है कैटेगरी से, लेकिन मैं आपको बताऊं रिटर्न के हिसाब से ये रीजनेबल नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली वॉलेटाइल है। लेकिन हाँ कैटेगरी से कम है, लेकिन रिटर्न इतना मार्जिन में कैसे पीछे हो गया? आप देख पा रहे कि 3.2 इयर्स में 14.58% कहाँ है और 22.47% कहाँ है, मतलब जमीन आसमान का फर्क है। तो उस बेसिस पे रीजनेबल नहीं है। उस मामले में अगर आप देखिए गोल्ड ज्यादा रीजनेबल है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा रीजनेबल है। लेकिन हाँ नीचे भी आप देखिए कि इसमें मार्केट कैपिटल का क्या पंगा है, जो कि हम इसमें फ्यूचर में अच्छा ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, मतलब इसमें सुधार आ सकता है या नहीं आ सकता है, कि ये ऐसे ही कॉन्स्टेंटली आपको ऐसा मतलब कैटेगरी से नीचे रिटर्न देता रहेगा, ये भी हमें देखना जरूरी है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट करने की सोच ली है, तो आप 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मिनिमम। ऐसा भी देखिए बहुत ये यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक रहेगा, क्योंकि देखिए आजकल स्टूडेंट लोग भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो 500 रुपए बहुत बढ़िया है, बहुत ही मिनिमम चार्ज है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, अपना एसआईपी प्लान स्टार्ट कर सकते हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मैंने हम लमसम करना चाहते हो 5,000 रुपए से लमसम कर सकते हैं। लॉक इन पीरियड की बात करें तो इसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, कभी भी आपने कभी भी आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया और कभी भी यहाँ से आपने एग्जिट मार लिया। एम साइज की बात करें तो एम का फुल फॉर्म होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट बेसिकली आपको बताता है कि इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कितना पैसा इन्वेस्टेड है। तो इससे पता चलता है कि हाँ अगर मान लीजिए आपका एम साइज कम है और आपका जो फंड अगर बहुत ज्यादा पुराना है, तो आप सोच लीजिए कि मतलब इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में लोगों का ज्यादा भरोसा नहीं है, तभी ज्यादा लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तभी इसका एम साइज कम है। तो इसीलिए अगर आपका ये थोड़ा देखना जरूरी हो जाता है। अगर एम साइज आपका ज्यादा है तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है? फंड मैनेजर को मैनेजमेंट में करने में दिक्कत आती है। तो आपने सुना होगा जैसे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का न्यूज में सुना होगा कि कभी कभार वो अपना एसआईपी बंद कर देते हैं, कभी कभार आपका वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी बंद कर देते हैं। तो वो होता क्या है, क्योंकि फंड मैनेजर मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा, इतना सारा पैसा हो गया उसके पास। तो ये चीज जो है थोड़ा बहुत इफेक्ट, पार्शियल इफेक्ट पड़ता है फंड का। लेकिन मैं बता रहा हूँ ज्यादा हो तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कम हो तो डेफिनेटली वो टेंशन वाली बात है, क्योंकि कम होगा तो वहां पे लोगों का भरोसा नहीं है, कुछ ना कुछ पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में खराबी है, तभी लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। तो वो देखना जरूरी हो जाता है। तो देखा जाए अगर ये जो फंड का अगर आप देखें तो जो 3.2 ईयर्स ही हो चुके हैं इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को लॉन्च होते होते, उस हिसाब से इसका एम शायद 2,942 करोड़ रुपीज तक है। मतलब हम मान सकते हैं कि अप्रोक्स 3,000 करोड़ रुपीज है। तो 3 साल के हिसाब से मैं बोलूंगा कि एम साइज एकदम परफेक्ट है, कोई बुरा नहीं है। तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव फीडबैक दूंगा एम साइज के मामले में, मतलब लोगों का इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में भरोसा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मतलब यूटीआई का एक ब्रांड जो है ना वो काम आ रहा है। अब एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं, देखिए एक्सपेंस रेशियो देखिए आप तो दिमाग लगा नहीं रहे हैं, दिमाग लगाने वाले आपके फंड मैनेजर है, वो दिमाग लगाते हैं, वो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और फिर जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक पे और आपको रिटर्न दिलवा रहे हैं। तो यहाँ पे उनको एज ए मैनेजमेंट फीस कुछ पे करना पड़ता है, तो वो आपको इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंस रेशियो पे करना पड़ता है। तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपको रिटर्न कुछ मिला, प्रॉफिट मिला, तो उस प्रॉफिट पे आपको इतना परसेंट तक का मतलब आपको एज ए मैनेजमेंट फीस देना पड़ता है। तो ये अगर 1% से नीचे हो उसको अच्छा खासा माना जाता है, और जो मैंने एक क्राइटेरिया सेट करके 0.7% से नीचे हो उसको अच्छा खासा माना जाता है। कि देखिए लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 15 साल 20 साल तक, तब आपको लाखों करोड़ों का डिफरेंस बन जाएगा। और अब जब आप रिडीम करने जाएंगे और आप जाके लाखों करोड़ रुपीस एज ए मैनेजमेंट फीस पे कर रहे हैं फंड मैनेजर को, तो आपको भी बहुत दुख मतलब पेन होगा। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। तो ये चीज अगर आपका 0.7% से नीचे हो तो ज्यादा अच्छा खासा माना जाता है। लेकिन लोग कहते हैं कि 1% से नीचे भी हो, मैं भी वो मानता हूँ 1% से नीचे उसको ठीक ठाक माना जाता है, लेकिन 0.7% से ज्यादा अच्छा खासा माना जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए एक्सपेंस रेशियो 0.66% है, तो मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक दूंगा एक्सपेंस रेशियो के मामले में। टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें, अगर मान लीजिए आपने 1 साल पहले एग्जिट मार लिया, आपको प्रॉफिट पे 20% तक का टैक्स देना पड़ेगा। और अगर मान लिया आपने 1 साल के बाद एग्जिट मारा तो आपको 12.5% तक का
प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये अगर आप इंडियन इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं तो तब जब जाके आपको देना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए आपने 1 साल से पहले एग्जिट मारा तो आपको 1% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। 1 साल के बाद आपने एग्जिट मारा तो कोई एग्जिट लोड देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सबसे मेन बात पे आते हैं जो मार्केट कैपिटल, जिससे पता चलेगा फ्यूचर में इसका कैसा रहेगा। तो मार्केट कैपिटल देखा जाए तो मिड कैप में 21.63% तक एलोकेशन है, स्मॉल कैप में 0% तक एलोकेशन है, उसके बाद आपका थर्ड में अगर लार्ज कैप में 76.78% तक एलोकेशन है, उसके बाद आपका फोर्थ में हो गया डेप्ट एंड अदर्स में 1.6% तक एलोकेशन है। तो एलोकेशन के मामले में अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे इन्होंने रिस्क कम लेने की कोशिश करी है। लेकिन हाँ देखिए, ये एक फोकस फंड है। फोकस्ड मतलब आप देख पा रहे हैं कि मतलब इनके पास ना सिर्फ 30 फंड्स होते हैं, सर 30 स्टॉक्स होते हैं जिसमें वो फोकस करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे एक कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब कंसंट्रेशन मतलब सब सोच पा रहे कि मतलब जो फंड मैनेजर है उनके हाथ बंधे हुए हैं। वो सोच रहे कि नहीं यार 30 से ज्यादा वो ले नहीं सकते, जितना सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से उतना ही उनको लेना पड़ेगा, उससे ज्यादा वो अपने पोर्टफोलियो में नहीं रख सकते। तो इस हिसाब से इन्होंने स्मॉल कैप में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करा है, इन्होंने ज्यादातर लार्ज कैप में मिड कैप में करा है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यार ये तभी भी रिस्की बहुत ज्यादा है। रिस्की इसीलिए है क्योंकि कॉन्सेंट्रिक है, मतलब ये फोकस कर रहा है 30 स्टॉक्स पे। तो ये जो चीज है यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की बन जाता है। लेकिन उस मामले में देखा जाए इसका इन्वेस्टमेंट ज्यादातर लार्ज कैप में है, मतलब जो बड़ी कंपनीज है जो ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड है, या फिर मिड कैप में है जो मिडिल बेस कंपनी है जो फ्यूचर में बड़ी कंपनीज बन सकती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मतलब ये थोड़ा सेफ चलने की कोशिश करे, तभी यहाँ पे रिस्क थोड़ा कम लेके चले हैं, तभी रिटर्न जो है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ है और कैटेगरी से कम रिटर्न दिया है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक मैं पॉजिटिव फीडबैक दूंगा मार्केट कैपिटल के बेसिस पे, क्योंकि इन्होंने अपना रिस्क जो है काफी हद तक मिनिमाइज करने की कोशिश करी है। सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज में इनका 29.05% तक एलोकेशन है, कंज्यूमर साइक्लिकल में 12.89% तक एलोकेशन है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में 11.82% तक एलोकेशन है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 10.85% तक एलोकेशन है, कंज्यूमर डिफेंसिव में 8.45% तक एलोकेशन है, हेल्थ केयर में इनका 6.52% तक एलोकेशन है, बेसिक मैटर्स में इनका 6.15% तक एलोकेशन है, कम्युनिकेशन सर्विसेज में 4.73% तक एलोकेशन है, उसका रियल एस्टेट में इनका 2.43% तक एलोकेशन है, उसका एनर्जी सेक्टर में 2.39% का एलोकेशन है। तो एलोकेशन के मामले में और अगर आप देखिए सेक्टर एलोकेशन के मामले में तो ऊपर के जो 5 सेक्टर्स है ना, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर साइक्लिकल, इंडस्ट्रियल्स, टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर डिफेंसिव, अगर ये जो 5 सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हैं, आपको एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देगा। लेकिन हाँ, ये याद रखें इन्होंने सिर्फ 30 स्टॉक्स या फिर जितना सेबी ने गाइडलाइन के हिसाब से इन्होंने जितना फोकस करके, मतलब इन्होंने सिर्फ उसी स्टॉक्स पे ही इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो यहाँ पे चीजें जो है लिमिटेशन हो जाती है। मतलब आप ये सोचिए, मतलब ब्रॉड वे में इन्होंने डाइवर्सिफाई कर रखा है, ये मत सोचिएगा। इन्होंने इनका जो कंसंट्रेशन है बहुत हाई है एक पर्टिकुलर स्टॉक्स पे। तो अगर आप देखेंगे इनका तो जो आप देख पा रहे हैं कि फाइनेंशियल सर्विसेज में 29.05% है। तो वहां पे देखा जाए इनका हार्डली 5 या 10 स्टॉक्स होंगे जो मतलब फाइनेंशियल रिलेटेड होंगे, और वो ही 30% इनका पोर्टफोलियो में हो जा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर वो 5 से 10 जो कंपनी है वो अगर अच्छा खासा परफॉर्मेंस देती है, आपको कोई पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देता हुआ दिखेगा। तो सेक्टर एलोकेशन के मामले में देखा जाए तो इन्होंने प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई कर रखा है। तो मैं यहाँ पे कोई ज्यादा नेगेटिव फीडबैक नहीं दूंगा, तो पॉजिटिव फीडबैक दूंगा। और जैसे मेन बात आते हैं वो फंड मैनेजर। इनका फंड मैनेजर जो है वो एक है, वो है विशाल चोपड़ा। इनका एक्सपीरियंस है 6.70 ईयर्स। देखिए, फंड मैनेजर आपका एक एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि देखिए आप इनको ट्रैक कर सकते हैं, आप इनके पास्ट हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। आप जान सकते हैं कि मतलब इन्होंने पास्ट में कैसे रिटर्न दिलवा रखे हैं अपने क्लाइंट्स को। उसके बाद आप जान पाते हैं कि मतलब इन्होंने इनका स्ट्रैटेजी क्या होती है, और ये किस किस फंड में काम कर चुके हैं, कितना रिटर्न दिलवा चुके हैं। तो ये सब चीजें आपको डिटेलिंग के बारे में पता चल जाता है। और एक और चीज भी होता है कि इनको जो एक्सपीरियंस फंड मैनेजर होता है ना, उनको मैनेजमेंट में दिक्कत नहीं आती, वो फंड को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक रहेगा, क्योंकि देखिए आप देख पा रहे हैं कि ये जो फंड मैनेजर है 6.7 ईयर्स के करीब करीब एक्सपीरियंस है, जो कि आप इनके पास्ट हिस्ट्री के बारे में रिसर्च कर सकते हैं, इनकी स्ट्रैटेजी जान सकते हैं, और बहुत कुछ चीजें आप डिटेल में जान सकते हैं। तो ये जो फंड मैनेजर के मामले में यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। और लास्ट में मैं आपको बताऊं, इसकी रेटिंग जो दी गई है वो 3/5 दे रखी है। देखिए, रेटिंग पे बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि अभी के दौरान देखा जाए तो रिटर्न से ही लोग ज्यादातर जज करते हैं एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को। तो या फिर रिटर्न के मामले में डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि 3 साल के हिसाब से बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं है।
क्योंकि आप देख पा रहे हैं जो कैटेगरी रिटर्न है वो बहुत ही ज्यादा बड़े मार्जिन से आपको दिख रहा होगा डिफरेंस। कैटेगरी का जो है 22.47% का रिटर्न और इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का 14.58% का रिटर्न। लेकिन हाँ, सबसे पॉजिटिव साइन यहाँ पे क्या है कि एयूएम साइज आप देख पा रहे हैं कि इतना ज्यादा है, मतलब 3000 तक एयूएम साइज पहुंच चुका है, 3000 करोड़ रुपीस तक। मतलब लोगों का यहाँ पे भरोसा है डेफिनेटली इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में, लोगों का भरोसा है इसलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे अभी ओवरऑल बताऊंगा तो ये थोड़ा कम रिस्क लेके चलता है अपने कैटेगरी से, लेकिन लॉन्ग रन में मैं बता रहा हूँ कि आपको ये लगभग कैटेगरी के आसपास रिटर्न दे सकता है, या फिर उनको बीटिंग रिटर्न भी दे सकता है, लेकिन बड़े मार्जिन से ये बीट नहीं कर पाएगा क्योंकि रिस्क बहुत कम लेके चल रहा है आज कंपेयर टू इट्स कैटेगरी। लेकिन ये एक रिस्की फंड डेफिनेटली रहेगा क्योंकि एक फोकस आपका यह जो पोर्टफोलियो पूरा फोकस रह रहा है कुछ म्यूचुअल फंड के ऊपर, मतलब कुछ स्टॉक्स के ऊपर। तो यहाँ पे अगर आपका टाइम फ्रेम 7 से 10 साल है तभी आप इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, वरना आप बिल्कुल नहीं करेंगे। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोच के चल रहे हैं और आप रिस्क जो है आपका मीडियम, मतलब आप मीडियम रिस्क लेके चल रहे हैं, तो तभी आप जाके इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में, अगर आप और भी कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप लार्ज कैप की तरफ जाइएगा। लार्ज कैप में आपको 15 से 16% तक का रिटर्न मिलेगा, लेकिन हाँ इसमें आप सोचिए कि 14-15% अभी मिल रखे। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप वेट करें तो ये और ज्यादा रिटर्न देगा। तो ये ओवरऑल इसका रिव्यू था। आप मेरे को कमेंट में बताइए कि कैसा ये म्यूचुअल फंड है और आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और हाँ, खुद रिसर्च रिसर्च करके करिएगा, ये नहीं कि मैंने बोल दिया और आपने जाके भाग के इन्वेस्टमेंट कर दिया। ये नहीं, आप खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा। मैंने आपको बस बता दिया कि इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में क्या क्या पोटेंशियल है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं जरूर लाता रहता हूँ। थैंक यू।